हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव होगा। और एक एक करके जो है हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8, 9 जितना भी है उस सभी का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है इसी वीडियो में देखेंगे। और उसका आंसर भी जो है साथ में मिलेगा आप लोगों को, तो आराम से जो है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। पूरा इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का वो सब जो है स्वतः याद हो जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा। बस 2-3 बार वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं पहला पार्ट से लेकर के अंतिम पार्ट तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो अभी जो पहला पार्ट है क्लास 9 का हिस्ट्री का वो है भौगोलिक खोजें। सबसे पहले ऊपर हम लोग लिख देते हैं कक्षा 9 और हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और पाठ जो है पाठ 1 है। पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था। पहला प्रश्न है वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। और इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों से। इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों से। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला पाठ का तीसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की। किसने की। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा डियाज बार्थोलोमियो। डियाज बार्थोलोमियो। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई।
किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर होगा 1492 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया का पतन, 5वां नंबर क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किस वर्ष की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। इसका सही आंसर हो जाएगा मैगलेन। सही आंसर होगा मैगलेन। तो इस तरह से इतिहास का 9th क्लास का इतिहास का चैप्टर 1 में जो है 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है और इस 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग चैप्टर 2 में यानी चैप्टर 2 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसका क्वेश्चन और उत्तर हम लोग लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग चैप्टर 2 को इतिहास का। सबसे पहले पार्ट 2 हम लोग लिखेंगे और पार्ट 2 का जो नाम है वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और देखते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और फिर उसका आंसर भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। क्वेश्चन भी और साथ में आंसर भी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। पहला क्वेश्चन है अमेरिका की राजधानी अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। इसका सही आंसर होगा टॉमस पेन। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।
और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी। 1765 ईस्वी इसका सही आंसर होगा 1765 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, चौथा क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कर्नवालिस। सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान, विश्व में प्रथम लिखित संविधान, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? किस देश में लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। सही आंसर होगा अमेरिका। यानी विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। सही आंसर होगा पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन,
वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। तो इस तरह से हम लोग जो चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 के 8 प्रश्न को देखें और इसमें और भी आगे 2 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है वो 2 प्रश्न, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले इसे हम लोग मिटा दें। आप लोग इसको या तो वीडियो रोक करके देख लीजिए या फिर लिखना हो तो लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे ही इच्छा हो आप लोग वीडियो रोक के लिखिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। 9 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का, इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव भी देखा। अब हम लोग जो है चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको। तो आइए लिखते हैं चैप्टर 3 क्या है। तो चैप्टर 3 जो है उसे लिखेंगे, ऊपर हेडिंग बना लेते हैं पार्ट 3, और पार्ट का नाम है फ्रांस की क्रांति। पार्ट का नाम है फ्रांस की क्रांति। तो इसमें इस पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई।
ईस्वी में हुई? फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 ईस्वी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी। और इस क्रम में हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है, प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी। सही आंसर होगा पादरी। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ये है, द्वितीय एस्टेट में कौन आते थे? द्वितीय एस्टेट में कौन आते थे? द्वितीय एस्टेट में कौन आते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय एस्टेट में कुलीन आते थे। इसका सही आंसर होगा कुलीन। सही आंसर होगा कुलीन। पांचवा क्वेश्चन, तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन थे? तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन थे? इनमें से कौन थे? तो यदि विकल्प में देखा जाए जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, तो इस विकल्प में जो है सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। इस विकल्प में सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। यानी तृतीय एस्टेट में दार्शनिक आते थे। और छठा क्वेश्चन इस पाठ 3 का छठा क्वेश्चन, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा लेखक। यानी वोल्टेयर जो था वो एक लेखक था। वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। अब 7वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। और 7वां प्रश्न है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता की इच्छा। जनता की इच्छा। जनता की इच्छा। जनता की इच्छा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने
ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? और इसका सही आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा। यानी मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है विधि की आत्मा। विधि की आत्मा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस की राजक्रांति के समय, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? वहां का राजा कौन था? कौन था? यानी फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। अगला क्वेश्चन, और इस पार्ट का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई। सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई। यानी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी प्रश्न के साथ हम लोगों ने चैप्टर 3 का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं इसका चैप्टर 4, देखते हैं क्या है पार्ट का नाम और फिर उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पार्ट का नाम है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देंगे पार्ट 4। ऊपर हेडिंग बना देंगे पार्ट 4 और पार्ट का नाम है विश्व युद्धों की इतिहास। विश्व युद्धों की इतिहास। विश्व युद्धों की इतिहास। और लिखते हैं इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? और इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी की। सही उत्तर होगा जर्मनी की। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की। अगला क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में कौन देश
अगला क्वेश्चन 1917 ईस्वी में 17 ईस्वी में कौन देश 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? सही उत्तर होगा इसका रूस। सही उत्तर होगा रूस, यानी रूस जो है 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? चित्र बदल गया और आपकी पुस्तक में जो विकल्प दिया गया है उसमें यूरोप का जो है मानचित्र बदल गया, तो सही उत्तर जो होगा इसका हो जाएगा यूरोप का। सही उत्तर होगा यूरोप का। अगला और 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, त्रिकूट समझौते में शामिल थे, यानी कौन कौन से शामिल थे? त्रिकूट समझौते में शामिल थे। त्रिकूट समझौते में शामिल थे। तो त्रिकूट समझौते में प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि त्रिकूट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे। तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। सही उत्तर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? किस देश को है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को। सही उत्तर होगा इंग्लैंड को।
यानी जर्मनी को विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वह इंग्लैंड को है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? कौन सा देश पराजित हुआ? कौन सा देश पराजित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? कहाँ गिराया गया था? कहाँ गिराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा पर। सही उत्तर होगा हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर। ये हिरोशिमा जो है जापान का शहर है। इसी हिरोशिमा पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहला जो है एटम बम गिराया गया था। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? अंत कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम लोग 4 पाठ तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5, और पाठ 5 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसे हम लोग अभी लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं पाठ 5, और पाठ 5 का जो नाम है वो है नाजीवाद। पाठ 5 का नाम है नाजीवाद। ऊपर हम हेडिंग बना लेते हैं पाठ 5, और पाठ का नाम है नाजीवाद। नाजीवाद। और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसे हम लोग लिखते हैं। और पहला प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था?
इसका सही उत्तर होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक, सही उत्तर होगा स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। अगला क्वेश्चन, मीन कैंप किसकी रचना है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, मीन कैंप किसकी रचना है? किसकी रचना है? मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा हिटलर। सही आंसर होगा हिटलर। हिटलर। मीन कैंप किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था और इसका सही उत्तर होगा रूर। इसका सही उत्तर होगा रूर। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और इस पाठ का यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? सही उत्तर होगा मार्क। सही उत्तर हो जाएगा इसका मार्क। और इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 5 में जो ऑब्जेक्टिव दिए थे उस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखे। अब अगला जो हम लोग देखेंगे पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग लिखते हैं पार्ट 6 और पार्ट 6 का नाम क्या है उसे भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग पार्ट 6। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा पार्ट 6 और पार्ट 6 का जो नाम है वो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। तो लिखते हैं इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग लिखते चलेंगे। तो आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? पहला क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1865। सही आंसर होगा 1865 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा 1750 ईस्वी। यानी तिलका माझी का जन्म जो है वह 1750 ईस्वी में हुआ था। तीसरा
तीसरा क्वेश्चन, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? सही आंसर होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? 4 नंबर क्वेश्चन, चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी? चीरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। चीरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी। पांचवा क्वेश्चन, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की? किस जनजाति के शोषण विहीन किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। इसका सही आंसर होगा कोल। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1832 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1832 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने
मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया। इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 1899। 25 दिसंबर 1899। 25 दिसंबर 1899। और इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 6 का 8 क्वेश्चन देखा। 2 क्वेश्चन और है तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। हम इसे मिटाते हैं और फिर 2 क्वेश्चन जो बाकी है उसे भी लिख देते हैं। दो क्वेश्चन जो बाकी है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत। 9 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। और इसका सही आंसर है धारा 342। धारा 342। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर 6 में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे उस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने लिखा। तो आइए अब हम लोग जो है चैप्टर 7 का जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसे लिखते हैं। तो पार्ट 7 है। पार्ट 7 का नाम है शांति के प्रयास। तो आइए हम हेडिंग बना के उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग लिखते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं शांति के प्रयास। पार्ट 7 और पाठ का नाम है शांति के प्रयास। शांति के प्रयास। शांति के प्रयास। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं
उन सभी क्वेश्चंस को जो है आंसर के साथ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में था। अगला क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष
एजेंसी है, एजेंसी है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा संरक्षण परिषद, संरक्षण, संरक्षण परिषद, परिषद। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, राष्ट्र संघ का, संघ का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ, 7 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का, किस सम्मेलन का, सम्मेलन का, किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? सफल परिणाम था, परिणाम था। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सिस्को। सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, राष्ट्र संघ के, संघ के कितने सदस्य हैं? कितने, कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 192, 192। यानी वर्तमान में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 7th में जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, यानी 8 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के दिए गए थे, जिसको हम लोगों ने आंसर के साथ लिखा। अब हम लोग जो है इसका जो अंतिम चैप्टर है, यानी 9th क्लास का हिस्ट्री का जो आखिरी चैप्टर है, उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। तो चैप्टर 8 जो दिया गया है इतिहास में 9th क्लास का, उस चैप्टर का नाम है कृषि और खेतीहर समाज। चैप्टर का नाम है कृषि और खेतीहर
समाज। तो हम हेडिंग बना के लिख लेते हैं, लिखते हैं पाठ 8 और लिखते हैं पाठ का नाम कृषि और खेतीहर समाज। कृषि और खेतीहर समाज। खेतीहर समाज। कृषि और खेतीहर समाज। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में जड़ की गांठ में पाया जाता है। जड़ की गांठ में पाया जाता है और इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला क्वेश्चन और ये दूसरा प्रश्न होगा, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची मुख्यतः बिहार में होता है। यानी प्रश्न का तात्पर्य है कि शाही लीची मुख्यतः बिहार में कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल बोया जाता है। यानी क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि रबी फसल कब बोया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर। रबी फसल कब बोया जाता है तो नवंबर में भी हम लोग लिख लेते हैं, नवंबर में। रबी फसल कब बोया जाता है तो नवंबर में। अगला क्वेश्चन, केला बिहार में मुख्यतः होता है। केला बिहार में मुख्यतः होता है। तो केला मुख्यतः बिहार में कहाँ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। सही आंसर होगा हाजीपुर। सही आंसर होगा हाजीपुर। अगला क्वेश्चन, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चावल बिहार के किस जिले में। अगला क्वेश्चन, चावल बिहार के किस जिले में
सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार के रोहतास जिले में होता है। रोहतास, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। अगला क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन है, रेशेदार फसल को चुने। क्वेश्चन है, रेशेदार फसल को चुने। रेशेदार फसल को चुने, यानी आपके पुस्तक में जो विकल्प दिए गए हैं 4 विकल्प, उस चारों विकल्प में से हमें एक रेशेदार फसल को चुनना है। तो जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प में कपास जो है वह रेशेदार फसल है। कपास जो है वह रेशेदार फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। इसका सही उत्तर होगा कपास। 8 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम जो है क्वेश्चन होगा, अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन है, अगहनी फसल को चुने। 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 तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो विकल्प है उस विकल्प में से हमें अगहनी फसल को चुनना है। तो अगहनी फसल जो दिया गया है वह फसल है, इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें अगहनी फसल चावल है। तो लिख देंगे इसका आंसर चावल। इसका आंसर लिखेंगे चावल। तो इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में जो इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक थी 9th क्लास की, उसमें टोटल जो है 8 चैप्टर थे, और उन 8 चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लिखा, उसे समझा। और बस ये वीडियो जो है आप लोग इसको 2, 3, 4 बार देख लीजिए, तो फिर इसे अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आप वीडियो को ही केवल देख लेते हैं 3-4 बार, तो उसी से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा इस पे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं, तब ध्यान से देखिएगा। वीडियो एक बार नहीं समझ में आए, दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, तो स्वतः जो है खुद ही जो है यह पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी दिया गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अलग से कहीं से भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो ये हमारा एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोगों का जो प्रयास होगा वो होगा कि 9th का जो ज्योग्राफी है, भूगोल, उस भूगोल का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में हम लोग लेके आए, और उसको भी हम लोग 2-3-4 बार देख लेंगे, वो भी हमें याद हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी लेके आएंगे, ताकि सब्जेक्टिव में भी जो दिक्कत होता है आप लोगों को याद करने में, याद नहीं होता है, तो उसका भी समाधान हो सके कि आप लोग वीडियो देखिए, उसे समझिए और वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। अलग से हमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग सब्जेक्टिव का भी वीडियो जो है एक एक चैप्टर करके लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो आप लोग देखिए, और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे इसी तरह से।